देश में पहली बार कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर का आज शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के गंगा घाट से गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ का क्रूज सफर कई महीनों में यादगार होने जा रहा है। ये महज एक जल यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये भारत की संस्कृति और विरासत की यात्रा होगी। गंगा की लहरों को चीरते हुए इतिहास लिखने निकल पड़ा है गंगा विलास क्रूज। 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं वाला ये क्रूज दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर चल पड़ा है। ये पहली बार है जब देश में कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही काशी के रविदास घाट पर पूरे धूमधाम से ये क्रूज 51 दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। गंगा विलास क्रूज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का नदी मार्ग का जल मार्ग का सबसे लंबा क्रूज बताया जा रहा है, जो कि पूरी सुविधाओं के साथ में है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है और इसके साथ ही साथ तमाम सुविधाओं से लैस इस क्रूज में हर सुविधा का ख्याल तो रखा ही गया है, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र ये है कि कैसे भारत और उत्तर प्रदेश की संस्कृति के साथ में इसको जोड़ा जाए और विकास के एक मॉडल के तौर पर इसको पेश करने की कवायद है, जिसकी शुरुआत धर्मनगरी वाराणसी से हो रही है। गंगा विलास क्रूज का ये सफर 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में जाकर खत्म होगा। इस दौरान क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस 3200 किलोमीटर के सफर के दौरान वो सब कुछ है जो आपको भव्यता और दिव्यता का एहसास कराएगा। 51 दिनों तक आपको महसूस होगा कि आप जैसे किसी महल में हैं। है गंगा विलास क्रूज, जो कि पूरी सर्व सुविधाओं के साथ में लैस है। इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। चाहे अगर बात की जाए तो जो रेडार सिस्टम इसका है, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, सर्विलांस है पूरी तरीके से। 18 कमरे हैं इसमें और कुल 31 से 32 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। फिलहाल इस क्रूज में जर्मनी और बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के 31 जो गेस्ट हैं वो फिलहाल आए हुए हैं और उसके साथ ही साथ अगर देखें तो 40 मेंबर का ये क्रू होगा, जो कि इस क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लेकर के जाएगा। क्रूज 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं से लैस है। इसमें 3 डेक और 18 स्वीट्स हैं। यात्रियों के लिए 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बफे काउंटर है। लाउंज के क्रूज के ऊपरी डेक पर 3 सन डेक, आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ बार भी हैं। एसी एंटरटेनमेंट रूम के अलावा स्पा से लैस सैलून की सुविधा भी यहां पर है। साथ ही म्यूजिक और किताबों के शौकीनों के लिए यहां गीत, संगीत और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। क्रूज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का वाटर टैंक है। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला ये क्रूज पूरी तरह सुरक्षित है। क्रूज के स्वीट्स में सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, फायर अलार्म लगे हैं। इमरजेंसी के लिए छोटी छोटी 4 स्टीमर भी क्रूज के साथ अटैच्ड है। ये क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। नेशनल वाटरवेज 1 और 2 से गुजरेगा। इन नदियों में गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, यमुना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र अहम है। इस दौरान 5 प्रदेशों के साथ ही क्रूज बांग्लादेश से होकर सफर करेगा। वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 पर्यटन स्थल इस सफर में शामिल होंगे। ये क्रूज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके साथ ही साथ इस क्रूज में आपको भारत की संस्कृति का पूरा एक संगम दिखाई देगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस क्रूज में खास क्या है। 3200 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद
गाजीपुर, बलिया, पटना होते हुए कोलकाता तक जाएगी और वहां से फिर ढाका, बांग्लादेश होते हुए ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाने वाली है। इस यात्रा में काफी महत्वपूर्ण पहलू होंगे क्योंकि केवल और केवल गंगा के मुहानों का नजारा ही पर्यटकों को नहीं दिखाई देगा, बल्कि 50 से ज्यादा अलग अलग पर्यटन केंद्रों में भी इसकी झलक दिखाई देगी। क्रूज का ये सफर पर्यटकों को भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के अनुभव का अवसर प्रदान करेगा। काशी टू डिब्रूगढ़ सफर के दौरान क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटक स्थलों पर रुकेगा। इस दौरान यात्री नदियों के रास्ते विविध राज्यों की संस्कृति और विरासत के दीदार कर सकेंगे। काशी की दिव्य गंगा आरती में शामिल हो सकेंगे तो बोधगया के महाबोधि मंदिर का दर्शन भी कर सकेंगे। सुंदरवन डेल्टा की खूबसूरती देख सकेंगे तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। गंगा विलास क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर न सिर्फ देश का मान बढ़ाएगा, बल्कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार भी खोलेगा। कारोबार के लिहाज से भी ये काफी अहम है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। आशुतोष मिश्रा, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, देश के राष्ट्रीय जलमार्ग की तरफ विकास मॉडल की तरह इसको देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्रूज को रवाना किया है। वाराणसी से ही डिब्रूगढ़ का क्रूज सफर कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। महज एक जल यात्रा नहीं होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि दिल से जुड़कर भारत के दर्शन कीजिए इस क्रूज के जरिए। तो ये भारत की संस्कृति और विरासत की एक यात्रा भी होने वाली है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को ही दोहराना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि दिल से भारत की संस्कृति और विरासत के साथ जुड़िए। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है देशवासियों के लिए, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है और अपने आप में पहली बार इस तरीके का अनूठा अभियोग है, क्योंकि अभी तक गंगा के यात्रा जलमार्ग के जरिए इस तरीके की कोई बड़ी यात्रा की सुविधा नहीं थी और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी होने वाली है। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, इस यान की जिसकी जहाज की शुरुआत हुई थी वो बनारस से निकल चुका है। ठीक आपके सामने आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, ये अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। हमने भी इस यात्रा को किया है, गंगा के मुहाने पर देखा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, चूंकि हम तो बनारस के घाट को देख रहे थे, लेकिन जो यात्री इसमें सवार हैं, 31 यात्री, 25 स्विट्जरलैंड और 6 यात्री जर्मनी के हैं, वो उस पूरी यात्रा को करने जा रहे हैं जो यात्रा जो है आप डिब्रूगढ़ तक जाएगी। यानी कि आप पूरे गंगा के क्षेत्र को देखना, उस पर्यटन को करना और न सिर्फ उस लिहाज से बल्कि 50 स्थानों पर ये रुकेगी। 3200 किलोमीटर की तो है ही, लेकिन 51 दिन में भारत के अलग अलग अंग के इस पहलू को दिखाया जाएगा। इसमें सुंदरवन भी है, काजीरंगा पार्क भी है, तमाम मंदिर है, बिहार से लेकर के ये वेस्ट बंगाल, असम का पूरा इलाका सुंदरवन होते हुए, यानी कि गंगा के मुहानों पे, गंगा के घाटों पे, गंगा के तटों पर जिस तरह की खूबसूरती है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रूज के जरिए देखी जा सकती है। और बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री ने लगातार पहले भी कहा था कि हमें इस सेक्टर को और आगे बढ़ाना होगा। चूंकि ये पहली शुरुआत है और माना जा रहा है कि आगे भी इसमें और बढ़ोतरी होगी और भी कई इस तरीके के क्रूज जो है चलाए जाएंगे। लेकिन एक उपयोग के तौर पर अगर देखा जाए तो गंगा विलास क्रूज जिसकी यात्रा आज शुरू हुई है, ये अपने आप में पहला ऐसा उदाहरण है जब भारत में बनी शिप में तमाम चीजों के, तमाम 5 सितारा स्तर की जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं, उसके द्वारा कहीं ना कहीं विश्व पटल पर, विश्व पर्यटन पर एक बड़ा केंद्र के तौर पर अपने आप को स्थापित करने का ये पहला मौका नजर आता है। बिल्कुल अभिषेक,
बहुत बड़ा क्रूज है ये और उत्तर भारत के लोगों के लिए एक सौगात ही माना जा रहा है। जो पर्यटक उत्तर भारत की सैर करना चाहते हैं उनके लिए तो सौगात है ही, लेकिन वो लोग जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी एक लग्जरी क्रूज है जिसमें सारी सहूलियतें तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ वो अपने फेवरेट धार्मिक स्थल का जो है वहां जा सकेंगे। कुछ इसके बारे में बताइए कि कहां कहां ये क्रूज रुकेगा, कैसे कैसे लोग वहां पर उतरेंगे, कितने दिन वहां पर ये क्रूज जो है स्थानीय रहेगा और फिर आगे किस तरह बढ़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3200 किलोमीटर की यात्रा है और उस पर 50 डेस्टिनेशंस पड़ने वाले हैं। 51 दिन इसीलिए समय में लगेंगे। शुरुआत वाराणसी से हुई है, इसके बाद ये गाजीपुर की तरफ जाएगा, वहां उतरेगा, वहां की जगहों को दिखाएगा, वहां स्वागत भी होगा पर्यटकों का। इसके बाद में बलिया से होता हुआ ये पटना की तरफ जाएगा और पटना में वहां पर भी ये वहां के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको दिखाएगा। उसके बाद में यात्रा और आगे बढ़ती चली जाएगी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगी और पश्चिम बंगाल के बाद ये मुड़ेगा बांग्लादेश ढाका की तरफ। यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश के भी टूरिस्ट स्पॉट को इसमें कवर किया जा रहा है, वो भी दिखाए जाएंगे। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक यानी कि जो हुगली नदी का किनारा है वहां पर उससे होते हुए ये आगे बढ़ता चला जाएगा गंगा के आगे की तरफ, जो कि है असम यानी कि डिब्रूगढ़ वहां पर। और केवल धार्मिक तौर पर नहीं, अलग अलग इसमें इसके अलग अलग डेस्टिनेशंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुंदरवन भी ये जाएगा, इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क भी दिखाया जाएगा और ऐसे कई स्थान हैं जो अभी तक देखे नहीं गए थे, जो जलयान से ही मार्ग से दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे स्पॉट्स पर भी इन पर्यटकों को ले जाया जाएगा। यानी कि अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। जो नामी और जो चर्चित जगह है वहां तो ये जाएगा ही, लेकिन गंगा के तटों पर स्थापित ऐसी जगहों को भी अनुभव होने वाला है तमाम पर्यटकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी बातचीत के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए आपका। देखिए, काशी को आज एक नई सौगात नहीं, 2 सौगात मिली है। क्रूज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। टेंट सिटी के जरिए लोगों को गंगा किनारे से काशी की संस्कृति और सभ्यता को करीब से समझने, जानने और जीने का मौका मिलेगा। एक ही दिन में काशी को मिली ये दूसरी सौगात है। काशी की किस्मत और पर्यटन की नई संभावनाओं को तैयार करने वाले ये दोनों तोहफे प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं, जिससे भारत के आध्यात्मिक इतिहास को समझने का मौका तो मिलेगा ही, भारत की सांस्कृतिक विरासत से करीबी रिश्ता भी सैलानी बना सकेंगे। गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। जाहिर है, टेंट सिटी इस दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होने जा रही है। ये टेंट सिटी रामनगर इलाके में 80 घाट के सामने तैयार की गई है। 3 एकड़ में फैली इस टेंट सिटी में 125 टेंट लगाए जा चुके हैं। 15 तारीख को इस टेंट सिटी में सैलानियों का पहला ग्रुप आकर रहना शुरू कर देगा। तो आपको इस टेंट सिटी में क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, जरा इसकी भी एक झलक देख लीजिए। अब हम आपको एक टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि आखिर जो ये टेंट है वो अंदर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी। तो ये एक टेंट है जो कि एक हट के शेप में है। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर आप अंदर आ सकेंगे। अंदर आने के बाद में ये आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहर का एरिया है। एक छोटा सा एरिया दिया गया, यहाँ पे आप बैठ करके सुबह चाय का आनंद ले सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं। उसके बाद टेंट के अंदर अगर हम जाएंगे
तो यहाँ पर जो है एकदम मॉडर्न तरीके से और उसके साथ में साथ पारंपरिक तौर पे जो खूबसूरती आज से जो सेटअप होता है वो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे। यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर एक बेड दिया गया है, यहाँ पर लैंप्स भी होंगी, स्टडी और यूटिलिटी के लिए टेबल भी होगा, बैठने के लिए यहाँ पर सोफा और तमाम चीजों को दिया गया है और इसके साथ ही साथ एक अटैच ये बाथरूम का सेटअप होगा। फिलहाल के तौर पर ये जो सेटअप है ये पूरी तरीके से फाइनल किया जा रहा है, अभी कुछ समय और है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बाथरूम की यूटिलिटीज बनाई जा रही हैं, यहाँ पर वार्डरोब भी हो सकेगा और इसके साथ ही साथ अगर ठीक सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में बाथरूम को बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर इस टेंट में पूरी सुविधाओं के साथ में ये लैस होगा और तमाम तरह की सुविधाएं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। चूंकि जो थीम है इस टेंट सिटी की वो यही है कि बनारस का जो रंग है, बनारस के जो धरोहर है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के रंग है, उनको पर्यटकों को पूरी तरीके से उसका वो आनंद ले सके, लेकिन उसके साथ ही साथ मॉडर्न तरीके से, क्योंकि ये जो हम आपको टेंट दिखा रहे हैं इसमें जो तमाम सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से एक मॉडर्न अप्रोच के साथ में बनाई गई हैं और ऐसे ही तमाम अलग अलग कॉटेजेस को तैयार किया जा रहा है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है जिस हिसाब से इनको बनाया जाएगा। इस टेंट सिटी में 3 तरह की कैटेगरी रखी गई हैं, जिसकी शुरुआत 15,000 रुपए से होगी। इसमें 2 तरह के पैकेज रखे गए हैं, जिसमें 1 रात 2 दिन, 2 रात 3 दिन का पैकेज शामिल है। काशी और गंगा के महत्व को समझाते, दर्शाते और एक नई आस्था की भावना को जगाने वाले संसार के रूप में इसकी पहचान दर्ज कराने की तैयारी है। यही वजह है कि गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने के मकसद से अल्कोहल और नॉनवेज पर पूरी तरह पाबंदी होगी। निरान टेंट सिटी, और ये टेंट सिटी का यूएसपी ऐसा है कि आप कोई भी टेंट से, चाहे कि गंगा जी का फ्रंट का टेंट हो या एकदम राइट बैक का टेंट हो, कोई भी टेंट से ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप टेंट से जब भी बाहर आइएगा तो हर टेंट का बालकनी से आपको गंगा जी और गंगा का घाट दिखेगा। म्यूजिक से लेके पूजा का जो हेरिटेज है वो डेफिनेटली पूरा ऑल ओवर इंडिया, इवन वर्ल्ड के बाकी देशों के लोगों के लिए भी ये पहचान करवाना, यही हम लोग का प्रयास है। और अभी तक तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, इवन फॉरेन बुकिंग्स भी बहुत है। इस टेंट सिटी में रहकर काशी देखने वालों की चाहत पूरी करने के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। निरान नाम की कंपनी को इस टेंट सिटी को चलाने का जिम्मा मिला है। अगर आप भी इस टेंट सिटी में आकर काशी के जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो निरान की वेबसाइट पर बुकिंग के अलावा दूसरे ट्रैवलिंग साइट से भी बुकिंग करा सकते हैं। टेंट सिटी का ये कॉन्सेप्ट वैसे तो देश में नया नहीं है। जैसलमेर समेत कई ऐसे ठिकाने हैं जहां लोग इसका अनुभव करते रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पहली टेंट सिटी है। जाहिर है यूपी के पर्यटन को काशी के इस टेंट सिटी से नई उड़ान मिल सकेगी। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तर प्रदेश की पहली टेंट सिटी के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोहड़ी की। पूरे देश में आज लोहड़ी की धूम है। बाजारों में रेवड़ी, गज्जक की खुशबू है। शाम को जबरदस्त तैयारियां हैं। कुछ जगह पे तो जश्न के रंग भी दिखने लगे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं लोहड़ी के जश्न की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। रेवड़ी, मूंगफली और गजक से सजे बाजार। ये गीत गाए गए और पारंपरिक गिद्दा डांस के साथ लोग लोहड़ी के जश्न में डूबे दिखे। पंजाब और चंडीगढ़ में लोहड़ी के रंग कई दिनों पहले से दिखने लगे थे। लुधियाना में भी मूंगफली, रेवड़ी और गजक की दुकानें गुलजार हो गई थी। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित शर्मा चंडीगढ़ से। ललित का रुख करना चाहूंगी। ललित, सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा, हो दूल्हा पट्टी वाला हो, इस गाने के बिना देखिए लोहड़ी अधूरी मानी जाती है। क्या रंग, क्या तस्वीरें बताइए, आपके पीछे दिखाइए। बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे पहले एक बार मैं आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जरा देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये चंडीगढ़ सेक्टर 20 के मार्केट की तस्वीरें हैं। यानी जो लोहड़ी की जो खुशबू है, मूंगफलियां जो भुनी होती है, उसके साथ साथ तिलपटी है, गज्जक है, उसके साथ साथ पॉपकॉर्न है। ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं वो त्योहार है जिसकी जो खुशियां हैं आप लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं। जरूर 2-3 साल जब कोविड था तो कहीं ना कहीं जो
लोहड़ी का त्योहार है वो फीका पड़ गया था, लेकिन अब जैसे जैसे जो नया साल आया है, लोहड़ी की जो कोविड है वो हट गया है, उसके बाद से आप लोगों की जो चेहरे की खुशी है वो जरूर देख सकते हैं। मूंगफलियों से पूरे जो बाजार है वो गुलजार है, जो लोग हैं खरीदारी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और खास तौर पर शुभता अगर हम बात करें, क्योंकि ये नए साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस त्योहार में किसी की अगर नई नई शादी हुई हो, किसी के घर पे बच्चा हुआ हो, तो जो लोहड़ी का जश्न है वो बहुत ही अलग और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ उन्हीं से बात कर लेते हैं। लोहड़ी की जश्न त्योहार की खरीदारी की जा रही है, किस तरह से मना रहे हैं लोहड़ी का त्योहार और कितना खास रहता है ये त्योहार? खुशियों का त्योहार है। यहाँ पे चंडीगढ़ में तो खास करके बहुत अच्छा मनाया जा रहा है और शाम को पूरा सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, बस त्योहार ही है। अच्छा, कुछ बदलाव नजर आए आपको लोहड़ी के त्योहार में पहले और अब के उसमें? कोरोना के टाइम में तो कुछ भी नहीं था, है ना। अब थोड़ा कोरोना से मुक्त हुए हैं तो अच्छे से मनाया जा रहा है त्योहार और सारे इकट्ठे हो जाते हैं इसी बहाने, सारे अपने रिश्तेदार वगैरह सब। भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए जरा। आप किस तरह से लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं? शुभता, देखिए कुछ लोग हैं वो जरूर बात भी नहीं करते हैं। आप किस तरह से अंकल इस त्योहार को मना रहे हैं, क्या खास रहने वाला है? बच्चों के साथ लोहड़ी मनाएंगे जी, बॉनफायर जलेगा और पूजा करेंगे और उसके बाद खाना पीना चलेगा। बच्चे आए हुए हैं आज, लकीली इस बार लोहड़ी पे हमारे बच्चे आए हुए हैं। माई सन इज इन द आर्मी, इज एन आर्मी ऑफिसर, तो इस बार वो बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं हमारे पास, तो वील सेलिब्रेट होली विद गस्टो। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनसे बातचीत करने के लिए और लोहड़ी के रंग दिखाने के लिए। लोहड़ी बीतेगी तो बता दें आपको मकर संक्रांति आएगी। नए साल की शुरुआत इन दो बड़े पर्व से ही होती है। देश भर में आज लोहड़ी तो है ही, कल मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी और इसके लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक खास इंतजाम किए गए हैं। इसकी मकर संक्रांति पे पतंगों का भी खास महत्व होता है। इन्हीं पतंगों से गुजरात के कई शहर पटे हैं, देखिए रिपोर्ट। दुकानों के बाहर लटकी ये खूबसूरत पतंगे सभी का दिल जीत रही हैं। ये रंग बिरंगी पतंगे शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। यह है अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में पतंग वाली गली और मौका है मकर संक्रांति का। ये त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ खास तैयारियां की गई है। इसी गली में शुरू से लेकर आखिर तक आपको सभी जगह पतंग और डोर ही डोर दिखाई देंगी। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ा ही खास रहता है। इस दिन आपको हर जगह पर काय पोछे ए लपेट इसी तरीके की आवाजें सुनाई देती है। इस वक्त हम मौजूद है पतंग बाजार में, क्योंकि पतंग ही ये रहती है कि हर जगह पे पतंगबाजी आपको दिखती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन पहले पतंगबाजी की 2 दिन पहले जो पतंग बाजार है वो लोगों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ बाजार में कई तरह की पतंगे मिल रही हैं, फिर चाहे वो छोटी पतंग हो या फिर बड़ी या और बड़ी, यानी ग्राहकों के लिए हर इंतजाम किया गया है। निराश होने की जरूरत नहीं, बस देर है तो यहाँ कदम रखने की। कस्टमर मांगता है कि भाई हमें रामपुर की पतंग चाहिए तो हमें वो भी बनानी पड़ती है। जिस तरह से आप देखिए वो सामने आपको गोल पतंग जो दिख रही है ये रामपुर की बनी, वो गोल वाली पतंग, ये पतंग जो बनी हुई है वो रामपुर कारीगर की बनी हुई है। इसके बहुत से ज्यादा कस्टमर आते हैं और हमें ये पतंग बनानी पड़ती है। वहीं कारीगर भी इन पतंगों को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो हर बारीक चीज का ख्याल रखते हैं ताकि एक अच्छी पतंग तैयार हो और लोगों के हाथ में जो भी पतंग आए वो आसमान के बुलंदियां छुए। पतंग बनाते वक्त कमान का ख्याल रखा जाता है। ये कमान है सरकी होना चाहिए। क्या ये वाला? अच्छा, ये देखिए ये जो लकड़ी है ये उसमें क्या मतलब उसको कैसे आप देखते हैं? यानी वो लकड़ी सही होनी चाहिए, नहीं वाले अक्खी गोल गोल कमान मिलनी चाहिए। और तो और ग्राहकों को लुभाने के लिए पतंगे ही नहीं मांझे भी रंग बिखेर रहे हैं। एक से बढ़कर एक मांझा आपके लिए हाजिर है। ये मांझा इस तरह तैयार होता है। खूबसूरत रंग मांझों पे चढ़ाए जाते हैं ताकि मांझे भी पतंगों की तरह मन मोह ले। साथ ही जो बच्चे होते हैं पतंग भले ही कम उड़ाते हैं, लेकिन ये आवाज सबसे ज्यादा आसमान में सुनाई देती है,
क्योंकि हर किसी को पतंगबाजी करनी रहती है। इतना ही नहीं, इन दुकानों में आपको बच्चों के लिए पीपनी भी मिल जाएगी। यानी जब भी किसी की पतंग कटी तो इसका जश्न इसी पीपनी को बजाकर मनाया जाएगा। तो चले आइए अहमदाबाद के इस पतंग वाली गली में, जहां खूबसूरत मांझा और रंग बिरंगी पतंगे आपके इंतजार में है। गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला लग गया है। यहां हर साल मकर संक्रांति पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। गंगा सागर वो जगह है जहां से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के जरिए समंदर में मिलती है और ये कहा भी जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मेला क्षेत्र को देखिए, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजा दिया गया है। कई भव्य और शानदार गेट्स बनाए गए हैं। सागर की लहरों पर कड़ा पहरा है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। इसके अलावा यहाँ एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके जरिए पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं और इसके अलावा ड्रोन की पैनी नजर भी मेला क्षेत्र पर रहेगी। भीड़ पर नजर रखने के लिए बाकायदा पुलिस, नौसेना, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही बस, बोट और नाव को जीपीएस के जरिए ट्रैक भी किया जाएगा। असल में देखिए, इस मेले में आने के लिए सागर पार कर जाना पड़ता है, इसीलिए ये सभी इंतजाम लोगों के लिए बेहद लाजमी हो जाते हैं। हमारे सीसीटीवीज हैं, हमारे ड्रोन्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कहां पर क्या भीड़ हो रही है। जिस हिसाब से फिर हम लोग अपने पॉइंट इंचार्ज को कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो लोग उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये एमसीआर हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंटरवेंशन है जो कि हमको इस मेले की देखरेख में मदद करता है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। देखिए, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। नए साल में यहां पहली बार ये बर्फबारी दर्ज की गई है। इस जबरदस्त हिमपात से वादियां चांदी की तरह चमकने लग गई हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बर्फ से पटा है। ये नेशनल हाईवे लाहौल स्पीति जिले को लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। ऐसे में इस रास्ते को खोलने के लिए बीआरओ की टीम को लगा दिया गया है और बीआरओ के जवान बर्फ हटाने वाली तमाम मशीनों के जरिए रास्ता खोलने में जुट गए हैं। यहाँ बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन मनाली में फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और आसमान से रुई की फाहों की तरह गिरने लग गई है। यहाँ मकानों, होटल्स की छत पर बर्फ की मोटी परत आपको दिखाई देगी। बर्फ से लदी वादियां, पेड़ पौधे चांदी की तरह चमकने लग गए हैं। अटल टनल के पास 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने एहतियातन यहां से फिलहाल गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा। यहां इन दिनों डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी लगी है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से किया गया। आम लोगों और सेना के बीच के विश्वास को और मजबूत करने के इरादे से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका टाइटल भी यही है, नो योर आर्मी। इस प्रदर्शनी में सभी रक्षा सामान की प्रदर्शनी लगाई गई जिसका इस्तेमाल मौजूदा वक्त में हमारी सेना करती है। इसमें कई हथियार तो असली हैं, लेकिन कई डमीज भी हैं। इसका मकसद युवा पीढ़ी को ये बताना है कि हमारे देश की सेनाएं कौन से हथियार इस्तेमाल करती है। इसलिए यहाँ कई स्कूल्स और कॉलेजेस के छात्रों के खास तौर पर बुलाया भी गया।